दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है। आज का क्लास होने वाला है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विज्ञान प्रैक्टिस सेट। तो वैसे विद्यार्थी जो मेरे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सीधे आप तक पहुँच सके। तो आज का जो क्लास है वो साइंस का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल का क्लास जो भी नहीं देखिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कल का क्लास देख लेंगे। कल का क्लास हुआ था जो थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था। थ्योरी का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था 1 लीनियर क्वेश्चन है आंसर का हुआ था कल का क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। तो एक बार अवश्य देखेंगे सभी परीक्षाओं के जो कि सभी परीक्षाओं के उपयोगी हो गए। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको क्वेश्चन जो लिया गया है, जो क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है वो जो है बायो से होगा। बायो से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से। क्या क्या होगा? बायो से आपका 10 क्वेश्चन होगी, केमिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन होगी और फिजिक्स की आपका 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 लिया गया है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए आज का जो है पहला सवाल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो आपसे बताएंगे कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 80% होती है। क्या होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा। जल की मात्रा कितनी होती है? तो 80% जो होती है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आप सब बताएंगे कि जो हमारे जो मानव शरीर है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जो मानव शरीर है वह किन तत्वों से मिलकर बना है। तत्वों का नाम बताना है। ठीक है, किन तत्वों से मिलकर बना है, जो वो सारे कितने तत्व से मिलकर बना है वो आप नंबर ऑफ तत्व बताएंगे। मानव शरीर हमारा कितने तत्वों से मिलकर बना है। कमेंट सेक्शन में आप सब जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ए में कहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में कहता है 98 डिग्री सेल्सियस, सी में कहता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में कहता है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य का जो समान तापक्रम होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो समान तापक्रम होता है वो लगभग कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो आप सब बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि मनुष्य का जो समान तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस कितना होता है। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। ये आपका फ़ारेनहाइट में आंसर दिया है, आपको सेल्सियस में बताना है कि मनुष्य का कितना तापक्रम होता है सेल्सियस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मानव शरीर में आहार, भोजन, ठीक है, आहार बोले तो भोजन मुख्यतः में पचता है। किस में पचता है? ए में कहता है उदर में, बी में कहता है छोटी आंत में, सी में कहता है बड़ी आंत में, डी में कहता है यकृत में। तो मानव शरीर का जो हम लोग भोजन करते हैं वह मुख्यतः अंशतः किस में पचता है? एकदम पूर्ण रूप से। क्या? पूर्ण रूप से जो है तो डाइजेस्ट होता है। पूर्ण रूप से जो पचता है वह किस में पचता है? तो ए में कहता है उदर में, बी कहता है छोटी आंत में, सी में कहता है बड़ी आंत में, डी में कहता है यकृत में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटी आंत में आपका पूर्ण रूप से पचती है। पूर्ण रूप से किस में पचती है? तो छोटी आंत में पचती है मानव जो भोजन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो लोहा किससे प्राप्त करता है? ए में पनीर से, बी में पालक से, सी में मछली से और डी में दूध से। तो डी में दूध से। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? पालक। किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है। मनुष्य में लोहा, ठीक है, लोहा पालक से प्राप्त करता है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो है हरी सब्जियां में ही आती है पालक। तो पालक से मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। आपसे बताएंगे कि जो दूध है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी में जो दूध दे रहा है इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बोल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में जो है मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए में कहता है कार्बन, बी में कहता है कैल्शियम, सी में कहता है नाइट्रोजन और डी में कहता है ऑक्सीजन। और डी में क्या कहता है? ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 5 का आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्बन। ठीक है,
कार्बन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में ही पाचन होता है, मुंह में पाचन हो जाता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग याद रखेंगे कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह में ही पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? ए में मुंह में, बी में यकृत में, सी में पेट में और डी में आंत में। तो आप लोग याद रखें कि जो भोजन का पाचन हम लोग का मुंह से ही हो जाता है। तो 7 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुंह से ही प्राप्त हो जाता है। हम लोग जब भोजन जैसे ही हम अपने मुंह में डालते हैं वहाँ से पचना आरंभ हो जाता है। तो मुंह जो है भोजन का पाचन शुरू कर देता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे बताएंगे कि हमारे जो है शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, हमारे जो शरीर की है सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 में कहता है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ए में स्टेपिज, बी में फीमर और सी में कशेरुकी और डी में कपाल। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहा है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फीमर। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर। तो आपसे बताएंगे कमेंट सेक्शन में फीमर कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, लेकिन यह कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में यह कहाँ पाया जाता है? फीमर, ठीक है। आपसे बता देंगे फीमर कहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, लेकिन कहाँ पाया जाता है? फीमर कहाँ पाया जाता है? आपसे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए 9 में कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा यांत्रिक यंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा यांत्रिक यंग कौन सा होता है? ए में मस्तिष्क, बी में यकृत, सी में गुर्दा और डी में हृदय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, बी, यकृत होता है। आंतरिक अंग अंदर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो है यकृत होता है। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, ठीक है। कौन सी होती है? तो यकृत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहती है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मानव मस्तिष्क जो होता है वह कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम और डी में कह रहा है 1500 ग्राम। तो आप सब याद रखें कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो होता है आपको 1350 ग्राम, ठीक है, 1350 ग्राम। 10 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। कितना होती है? 1350 ग्राम। आप लोग याद रखेंगे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? 1350 ग्राम होती है मानव का मस्तिष्क, ठीक है, मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ए में रिटोन, बी में थायमिन, सी में एस्कॉर्बिक एसिड और डी में टेकोफेरॉल और डी में क्या है? टेकोफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थायमिन। ऑप्शन नंबर बी, थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। आखिर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ए में रेटिनॉल, बी में थायमिन, सी में एस्कॉर्बिक एसिड और डी में कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन से बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये रासायनिक नाम, ठीक है, ये रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे और याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेटिनॉल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाता है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 में कहता है बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट बी में दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट सी में दिया है, सोडियम नाइट्रेट और डी में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी में दिया क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा का नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो 13 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगी? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सूत्र बता देंगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है आप सब बता देंगे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। वीडियो अगर सेट अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे आपको सेट कैसा लग रहा है, ताकि इस प्रकार का सेट आगे भी मैं कराता रहूँ और अपने दोस्तों को सेट शेयर कर देंगे ताकि वो भी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो आप लोग इसका सूत्र बता देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आप लोग बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना 14 में कह रहा है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या हुआ है? बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? ए में कह रहा है CaCO3, बी में कह रहा है NH4Cl, डी में कह रहा है D2O और डी में कह रहा है CaO। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 14 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? CaO होता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, 15 में कहता है शुष्क बर्फ कहा जाता है। ए में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, बी में मीथेन को, सी में नाइट्रस ऑक्साइड को और डी में सोडियम क्लोराइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? आप सब बताएंगे शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है 15 का। तो 15 को जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग सूत्र बता देंगे। ठीक है, इसका आप लोग सूत्र बता देंगे, सूत्र आप लोग बता देंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप लोग क्या होता है बता देंगे कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो आप लोग सूत्र बता देंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? ए में कैल्शियम ऑक्साइड, बी में सोडियम सल्फेट, सी में क्लोरो एसीटोनिफिनॉन और डी में कैल्शियम कार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आप सभी कभी कभी देखते होंगे, अगर कभी कभी मुठभेड़ होती है पुलिस में और जनता लोग में आपको कभी कभी मुठभेड़ होती है तो अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैनिक के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक गोला फेंका जाता है जिसमें धुआं सा हो जाता है चारों तरफ, वो होता है आपको अश्रु गैस। तो अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने में। कभी कभी अगर भीड़ ज़्यादा संख्या में जुड़ जाती है तो प्रशासन लोग जो है भीड़ को तितर बितर करने में अश्रु गैस का प्रयोग करती है। तो वो अश्रु गैस में क्या होता है? 16 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है। क्या होता है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो क्या होता है? क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है अश्रु गैस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि अस्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? अस्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन डी। तो अस्कर्विक रोग जो है किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो 17 का आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अस्कर्विक रोग जो होती है वो विटामिन सी के कारण होती है। विटामिन सी के कारण क्या होती है? अस्कर्विक रोग होती है। तो 17 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आपसे बताएंगे कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? यानी कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ए में अंडा, बी में दूध, सी में सूर्य का प्रकाश और डी में हरी सब्जी। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आप सभी को यह पता होगा कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप सबको आंसर बतानी है कमेंट सेक्शन में कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। अंडा है या दूध है या सूर्य का प्रकाश है या फिर हरी सब्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कहती है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ए में
पायरिडॉक्सिन, बी में बायोटीन, सी में एस्कॉर्बिक एसिड और डी में फिलोक्विनोन। डी में क्या करा, फिलोक्विनोन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो 19 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बायोटीन है। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन से संबंधित जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, B7 का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक क्या होता है, बायोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कर रही है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में कर रहा है, सी में कर रहा है NaHCO3, बी में कर रहा है CaSO4 × 2H2O, सी में करा CaCO3 और डी में करा CHCl3, डी में क्या करा CHCl3। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CaSO4 × 2H2O, CaSO4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O होता है × 2H2O होता है, तो बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहती है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। सोलर सिस्टम जो हमारे छतों पे सोलर सिस्टम लगा होता है, जिसे हम लोग सौर प्लेट, हम लोग आम बोलचाल भाषा में सौर प्लेट कहते हैं, वो सोलर सिस्टम की खोज किसने की। ए में करा कोपरनिकस, बी में करा केपलर, सी में करा आर्बर्ट और डी में करा न्यूटन। तो सोलर सिस्टम को किसने खोजा, सोलर सिस्टम को किसने खोजा, तो 21 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस महोदय ने खोजे थे। तो सोलर सिस्टम का खोज किसने किए, तो कोपरनिकस महोदय ने खोजे थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ए में इलेक्ट्रॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में पॉजिट्रॉन और डी में प्रोटॉन। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या है, जिसे बंदूक में ट्रिगर होता है ना, जब ट्रिगर दबाने पे आपको जो है गोली छूटती है, उसी प्रकार नाभिकीय विखंडन में एक ट्रिगर का रूप में काम करता है। जब तक वो ट्रिगर नहीं काम करेगा, जब तक नाभिकीय विखंडन नहीं होगा। तो वही आपका पूछ रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन है, ट्रिगर के रूप में कौन करता है नाभिकीय विखंडन में, तो न्यूट्रॉन कार्य करता है। आप सब बता दें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, न्यूट्रॉन की खोज आप लोग बता देंगे इस कमेंट सेक्शन में, न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने किए थे, न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने किए थे, इसका आप लोग खोज बता देंगे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। ए में मेंडलीफ, बी में मैडम क्यूरी, सी में मैक्स प्लांक और डी में रॉन्टजन। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम थ्योरी किन्होंने दिए थे। तो 23 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैडम क्यूरी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, सॉरी 23 का यहाँ पे 23 का राइट आंसर मैक्स प्लांक ने दिए थे, मैक्स प्लांक ने दिए थे। मैडम क्यूरी ने जो किए थे क्या, कृत्रिम रेशा का खोज किए थे, कृत्रिम रेशा का खोज किए थे। ठीक है, मैडम क्यूरी क्या किए थे, कृत्रिम रेशा का खोज किए थे। ठीक है, यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स से सिद्धांत दिए थे, मैक्स प्लांक महोदय ने किए थे। आप लोग याद रखेंगे कि मैडम क्यूरी का एक ऐसा परिवार है जो 3 बार अवार्ड ले चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपको 3 बार अवार्ड ले चुके थे मैडम क्यूरी। ठीक है, ऐसा एक परिवार से बिलोंग करते हैं जो 3 बार अवार्ड ले चुके हैं, आपको ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो धर्मिता का आविष्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बन जाती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था। हेनरी बेकुलर, बी में अल्बर्ट आइंस्टीन, सी में रॉबर्ट कोच और डी में लाइट स्टीनर। तो रेडियो धर्मिता का खोज किन्होंने किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेनरी बेकुलर महोदय ने क्या किए थे, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि बिग बैंग थ्योरी 25 में क्या कहता है कि बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य
सिद्धांत पर आधारित है। ए में जीनोम प्रभाव पर, बी में डॉपलर प्रभाव पर, सी में डी ब्रोगली प्रमेय पर और डी में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे। तो बिग बैंग थ्योरी जो है किस पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो 25 का आपको जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर के प्रभाव पे, डॉपलर के प्रभाव पे ही आधारित है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे जैसे आपको ट्रेन की सीटी हम लोग को तेज सुनाई पड़ती है, जब जैसे जैसे नज़दीक आती है ट्रेन, तो आपको किसके कारण? तो डॉपलर प्रभाव के कारण ही जैसे जैसे नज़दीक ट्रेन आती है वैसे वैसे सीटी हम लोग को तेज सुनाई पड़ती है, किसी कारण? तो डॉपलर प्रभाव के कारण ही। ठीक है, आप लोग याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ए में क्लोरीन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है राइट आंसर हो जाएगी सूक्ष्म तत्व में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आप लोग हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। याद रखेंगे, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है और आवारा तत्व भी कहा जाता है। आवारा तत्व के नाम से किसे जानते हैं? तो हाइड्रोजन को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ए में ट्राम्बे, बी में अप्सरा, सी में अग्नि और डी में नाग। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अप्सरा का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ए में चैडविक ने, बी में थॉमसन ने, सी में न्यूटन ने और डी में मेडलिफ ने। मिलिक ने, डी में क्या है? मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किन्होंने किए थे? तो 28 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मिलिकन महोदय ने। ठीक है, मिलिकन महोदय ने किए थे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन महोदय किन्होंने किए थे? तो मिलिकन, आप लोग याद रखेंगे, मिलिकन महोदय ने किए थे, मिलिकन महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। ए में प्रोटॉन, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में कोई नहीं। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का जो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु सबसे अवस्थित सबसे हल्का तत्व कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपसे बता दें कि इलेक्ट्रॉन का खोज किन्होंने किए थे? इलेक्ट्रॉन का खोज आपसे बता दें कि इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि इसका खोज किन्होंने किए थे? ठीक है, खोज किन्होंने किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज, बता देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आज का लास्ट सवाल कहता है कि लकड़ी की आयु को याद करने में सहायक होता है कार्बन 14, यूरेनियम, सी में कोबाल्ट और डी में पोलोनियम। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सा सहायक होता है? 30 का आपका राइट आंसर है कार्बन 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14। तो कार्बन 14 से हम लोग क्या कहते हैं? लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है। तो लकड़ी कितनी पुरानी है, कितने दिन की लकड़ी है, इससे कार्बन 14 से पता लगाया जाता है। ठीक है, किससे पता लगाया जाता है? तो कार्बन 14 से पता लगाया जाता है कि लकड़ी की आयु कितनी है, कितने वर्ष की पुरानी है या लकड़ी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि लकड़ी का आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का क्लास इतना ही। कल फिर नए क्लास के साथ आपसे पहले हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत।